अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल हैं। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी तरह हम 1 बाय 1 एफएससी पार्ट 1 की जो केमिस्ट्री है फुल बुक जो चैप्टर्स हैं उसको हम बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। बस मेरे लेक्चर लेने से पहले आपने दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात ये कि जब भी आपने लेक्चर सुनना है आपके हाथ में पेन पॉइंटर और रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पेंसिल या पेन जो भी आप यूज़ करते हो रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए। अगर आप एक एक पॉइंट को साथ साथ नोट करेंगे और डीपली समझेंगे तो आपको बुक से या किसी भी हेल्पिंग बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर 1 की तरफ जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लेक्चर के दौरान लेक्चर की स्पीड ज़रा स्लो लगे तो अगर आप अपने टॉप राइट कॉर्नर पे देखें तो 3 डॉट्स बने हुए हैं, उसको क्लिक करिएगा। वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पीड के हवाले से, तो वहां पे जो है वो आप स्पीड 1.25x जब कर दोगे तो आपको जो है लेक्चर की स्पीड बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में कि एटम जो है वो कहाँ से डिस्कवर हुआ। इससे पहले हम जो चीज़ें हैं वो ये देखेंगे कि जैसे जैसे जिस तरह हमारे पास साइंस का जो नॉलेज था वो 18वीं सदी से पहले जितना भी नॉलेज था साइंस के हवाले से, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कुछ भी हो, 18वीं सदी से पहले जितना भी साइंस का नॉलेज था उस तमाम के तमाम नॉलेज को हम नेचुरल फिलॉसफी के तौर पे जानते थे। फिर जैसे जैसे तरक्की होती गई, दिन गुजरते गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर होती गई। अब इतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ चुका था जिसको एक ही ब्रांच में रखना जो है वो पॉसिबल नहीं था। फिर साइंसदानों ने क्या किया, ये जो नेचुरल फिलॉसफी थी इसको 2 ब्रांचेज में तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। जितनी भी बेजान अशिया थी या बेजान अशिया का मुताला था, स्टडी थी, उसको आपने साइंसदानों ने रख दिया फिजिकल साइंस में, और जितना भी जानदारों का मुताला था उसको रख दिया बायोलॉजिकल साइंस में। अब उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया फिजिकल साइंस की भी आगे मजीद ब्रांचेज बन गई, ठीक है, जियोलॉजी, एस्ट्रोनोमोलॉजी, ठीक है, मैथमेटिक्स, मतलब ये फिजिकल साइंस की सारी ब्रांचेज आती गई। इसी तरह फिजिक्स भी इसी के अंदर है, केमिस्ट्री भी जो है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस में भी आती है, फिजिकल साइंस में भी आती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा मिक्स होगी अब, लेकिन ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया इस चीज़ को। अब केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के अंदर भी इतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ चुका है जैसे कि आपने क्लास 9th के चैप्टर 1 में स्टार्ट होते ही आपने जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी वो टोटल 8 थी। अगर आपको याद हो आपने पढ़ा था फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, या ब्रांचेस पढ़े थे आपने, जस्ट छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें सारी डिटेल में आ गई हैं। अब इसी तरह जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, ठीक है, मज़ीद ब्रांचेस जो है वो बढ़ती गई। अब हम देखेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री को देखना है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो केमिस्ट्री में आपने क्या क्या पढ़ना है। तो केमिस्ट्री जो है हमारे पास, पूरी केमिस्ट्री के अंदर आपने 4 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, ये अपने बात याद रखनी है। तो ज़रा नोट करें डेफिनेशन भी। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, we study 4 things। कौन कौन सी जी। सबसे पहली जो आपने चीज़ पढ़नी है वो है जी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। दूसरी जो चीज़ आपने पढ़नी है वो है जी, यहाँ पर लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर। उसके बाद आपने जो चीज़ पढ़नी है वो है कंपोजिशन, एंड लास्ट पे जो चीज़ पढ़नी है वो है जी रिएक्शन ऑफ किसके जी, मैटर्स के। अब ये सारी चीज़ें आपने किसकी पढ़नी है, ये वाली जो है ये या ये जो है ये आपने किसकी पढ़नी है, मैटर की। देखिए जरा जी डेफिनेशन क्या है जो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज
स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। मीन आपने मैटर की प्रॉपर्टीज भी देखनी है, मैटर का स्ट्रक्चर भी देखना है कैसा है, मैटर की कंपोजिशन भी देखनी है, मैटर के रिएक्शन भी देखने हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, आपके पास वाटर है, प्रॉपर्टीज फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं। आपके पास एक वाटर है, वाटर की स्मेल क्या होगी, वाटर है तो एक मैटर ही, सब्सटेंस ही। वाटर की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, वाटर का कलर क्या है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, वाटर की स्मेल क्या है, ये सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी। वाटर जो है वो रिएक्शन कैसे देता है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मतलब जिस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो ये सारी हमने मैटर की प्रॉपर्टीज देखनी। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखना है कि मैटर का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो किस तरह की हो सकती है। इसी तरह जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हैं उनके हमने शेप या स्ट्रक्चर देखने हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद कंपोजिशन, मीन जैसे वाटर जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, हमारे पास जो वाटर है इसकी कंपोजिशन 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम, तो इसकी कंपोजिशन 2/1 है। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास सब्सटेंस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन का एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो उसकी रेशियो जो है वो 1/2 होगी। इसी तरह ग्लूकोज है C6H12O6, तो उसकी जो है रेशियो क्या होगी 1:2:1, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने इसी केमिस्ट्री में देखनी है। तो केमिस्ट्री को जब भी हम पढ़ेंगे तो हम 4 चीज़ों का मुताला करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मैटर क्या होता है। जैसे कि आप क्लास 9th में छोटी सी एक डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज़ जो मास रखती हो और जगह घेरती हो, ठीक है, occupy space and that have mass। मतलब मैटर जो है ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी शय है हमारे पास जो जगह घेरती हो, ठीक है, मतलब स्पेस रखती हो और उसका कोई ना कोई मास हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में पॉइंटर है, ठीक है, अब ये मेरे हाथ पे है, ये कोई ना कोई जगह घेर रहा है और इसका कोई ना कोई वेट भी है, इसका कोई ना कोई मास भी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया के अंदर, कोई भी ऐसी चीज़ जो मास रखती हो और जगह घेरती हो, उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी गैस है, कोई भी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कोई भी गैस है वो मैटर होगी। कोई भी लिक्विड है वो भी मैटर होगा, कोई भी सॉलिड है वो भी मैटर होगा। इट मीन्स दुनिया जो है वो बनी ही मैटर की है। मतलब दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैटर नहीं है। अब मेरे आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं हैं। जैसे आप देखते हैं पंखा, ठीक है जी, कुछ भी चीज़ जो है वो तमाम की तमाम क्या है, मैटर हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर नहीं हैं। ज़रा सोचिए और कमेंट बॉक्स में होनेस्टली कमेंट करिए। यहाँ पे वीडियो स्टॉप करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। हमारे जो ड्रीम्स हैं वो मैटर नहीं है, हमारे जो इमोशंस हैं वो मैटर नहीं है। इनके अलावा दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, मैटर हैं, ठीक है जी। तो ये हमने केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है। अब हम ज़रा आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम की तरफ कि एटम जो है वो किस तरह डिस्कवर हुआ, एटम की हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है जी। ओके, तो चलिए बात करते हैं जी हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में। हिस्ट्री ऑफ एटम, हिस्ट्री ऑफ एटम जो है, हम मतलब काफ़ी अर्सा पहले ये ख्याल किया जाता था कि एटम जो है ये एक सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, सादा तरीन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जो तमाम मैटर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लॉन्ग टाइम अगो, साथ साथ नोट करिएगा, इट वाज थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल्स।
मतलब हमारे पास जो मैटर है, तमाम का तमाम मैटर है, वो सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो इंडिविजिबल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको पता है, नाकाबिले तकसीम। नाकाबिले तकसीम मीन जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। तमाम का तमाम जो मादा है, जो मैटर है, इवन के पॉइंटर, इवन के पेज, इवन के ये वाइट बोर्ड, इवन के ये माइक भी, कुछ भी, मतलब तमाम का तमाम जो मादा है, जो मैटर है, वो सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास आए ग्रीक फिलोसफर। ठीक है जी, ग्रीक फिलोसफर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, ग्रीक फिलोसफर थॉट दैट मैटर could be divided into smaller and smaller particles. Matter could be divided into smaller and smaller particles to reach a basic unit. बेसिक का मतलब क्या है? बुनियादी, मतलब बुनियादी पॉइंट तक पहुंच गए थे। टू रीच अ बेसिक यूनिट विच कुड नॉट बी फर्दर, मजीद, विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। अब ये बात क्या है? मतलब ग्रीक फिलोसफर जो थे, मतलब बहुत अरसा पहले ये ख्याल किया जाता था कि तमाम का तमाम जो मादा है, जो मैटर है, वो सादा तरीन और इंडिविजिबल मीन नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। फिर इसी बात को लेते हुए जो ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैटर जो है, अगर हम उसे डिवाइड करते जाएं स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में, मीन अगर हम उसको छोटा छोटा जो है वो डिवाइड करते जाएं, तो हम एक ऐसे बेसिक यूनिट पे पहुंचेंगे, टू रीच अ बेसिक यूनिट। ठीक है, टू रीच अ बेसिक यूनिट मतलब हम ऐसे बेसिक यूनिट पे पहुंचेंगे जिसको हम मजीद सब डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम मजीद नहीं डिवाइड कर सकते। अब देखें ज़रा, मैं अगर एक पेज लूँ, मेरे पास एक पेज है और सीजर के साथ उसे मैं काटना शुरू कर दूँ, तो मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा कि एक ऐसा पेज का छोटा सा ज़र्रा मेरे हाथ में आ जाएगा जिसको मैं मजीद काट नहीं सकता। ठीक है, यही बात किसने कही थी? ग्रीक फिलोसफर ने कही थी। अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाऊँ, सपोज करें मेरे पास एक बॉक्स है इस तरह, अगर मैं इसको काटता जाऊँ इस तरह, इसको भी काटता जाऊं, अगर मैं काटता जाऊं तो मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा जिसको मैं मजीद काट नहीं सकता। तो यही बात ग्रीक फिलोसफर ने कही कि मैटर जो है, अगर हम इसको डिवाइड करते जाएं, एक ऐसे बेसिक यूनिट पे पहुंच जाएंगे जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। फिर उसी बेसिक यूनिट को हमारे पास एक ग्रीक फिलोसफर था जिसका नेम था डेमोक्राइटस, डेमोक्राइटस जो था वो 460 to 370 BC, बिफोर क्रिश्चियन हम इसे कहते हैं। तो डेमोक्राइटस एक ग्रीक फिलोसफर था। इसने कहा, इसने इस बेसिक यूनिट को, मीन जो बेसिक यूनिट था, एंड पे जिस पॉइंट हम पहुंचे थे, इसने इनको क्या कह दिया? एटम्स कह दिया। डेमोक्राइटस called these particle as atom। इसने क्या कह दिया? डेमोक्राइटस ने ये वाले जो बुनियादी यूनिट्स थे जिनको हम मजीद काट नहीं सकते थे, डेमोक्राइटस ने इन पार्टिकल्स को क्या नेम दे दिया? एटम्स का। उसके बाद जो तो वर्ड एटम था, वर्ड एटम has been from ग्रीक वर्ड, क्योंकि डेमोक्राइटस भी ग्रीक का रहने वाला था, तो इसने एक ग्रीक वर्ड से एटम को निकाला था। वो जो ग्रीक वर्ड था वो था एटोमस।
ग्रीक वर्ड एटॉमस से निकला था, जिसका मतलब था विच मीन्स इंडिविजिबल। मतलब जिसका मतलब क्या था, इंडिविजिबल, मीन नाकाबिले तकसीम। अब यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। अब ये जो वर्ड एटम है ये एक इंग्लिश वर्ड है, और ये जो एटॉमस है ये एक ग्रीक वर्ड है। ये जो एटॉमस है, ये वाला जो एटॉमस है, ये दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। ए का मतलब होता है नॉट, और टॉमस जो है ये निकला है टॉमी से, ग्रीक वर्ड है, और टॉमी का मतलब होता है कट। मतलब इस लफ्ज का मतलब ही ये है कि ऐसी चीज जिसको काटा, मजीद काटा नहीं जा सकता। तो ग्रीक फिलोसोफर ने यही कहा था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, काटते जाएं, तो एक ऐसे बेसिक यूनिट पे पहुंच जाएंगे जिसको मजीद नहीं काट सकते। फिर उसी बेसिक यूनिट को डेमोक्रेटस, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है, ये उसका नेम है, ठीक है, डेमोक्रेटस जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है, इसी ने इस बेसिक पार्टिकल्स को एटम का नाम दे दिया। एटम एक इंग्लिश वर्ड है। फिर ये जो एटॉमस है, जो एटम है, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया गया है, निकाला गया है एटॉमस से, जिसका मतलब है इंडिविजिबल, और इसका मतलब ही क्या है, ए मीन नॉट, टॉमी मीन कट। लेकिन हमारे पास ये जो तमाम की तमाम बातें थी जो ग्रीक फिलोसोफर की थी, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं थी, क्योंकि उस दौर में देखे ना कितनी पुरानी बातें हो रही हैं, बिफोर क्रिश्चियन है, ठीक है, तो कितनी पुरानी बातें हो रही हैं। मतलब उस दौर में ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी बातें जो हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं थी। पुराने ज़माने में यही बातें होती थी ना कि जैसे हमारे अबाउजदाद बैठ जाते थे आपस में, और आपस में जो है वो डिस्कशन करते थे। फिर डिस्कशन करने पे जब सारे लोग जिस बात पे मुत्तफिक हो जाते थे उसी बात को मान लिया जाता था, तब ऐसे होता था। और अभी भी कुछ जगहों पे यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो पुराने लोग हैं वो यही काम करते हैं कि गाँव के बड़े लोग बैठ जाते हैं, आपस में जो है वो डिस्कशन करते हैं, और जिस बात पे ज़्यादा लोग मुत्तफिक हो जाते हैं उसी को मान लिया जाता है। तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, जदीद दौर नहीं था। तब मुख्तलिफ साइंसदान बैठे, उन्होंने यही कहा था कि अगर हम मैटर को काटते जाएं तो एक बेसिक यूनिट आएगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हमने क्या कह दिया था, एटम्स। ठीक हो गया जी। लेकिन ये सारी की सारी बातें जो हैं वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं थी, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास है जी, जब हम आए 17वीं सेंचुरी में, ठीक है जी, मतलब 17वीं सदी के शुरू में या दरमियान में कौन सी बातें हुई वो अभी हम देखते हैं। बस आप साथ साथ इसे याद करते जाएं, नोट करते जाएं, ठीक है जी। आपके नोट्स जो हैं वो बनते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ था। इन 17वीं सेंचुरी the quantitative composition of a pure substance was studied। जब हमने, इस बात का मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव मतलब मिकदारी, कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस मीन हमने हर प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन देखी। हमने प्योर वाटर लिया, उसकी कंपोजिशन देखी, वो थी 2/1, मतलब उसको मुताला किया। हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसका मुताला किया। हमने ग्लूकोज लिया, उसका मुताला किया, ठीक है जी। हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसका मुताला किया। हमने बहुत सारे प्योर सब्सटेंस को लिया, क्वालिटेटिवली लिया, मीन क्वांटिटी में लिया, उनका मुताला किया। तो दो बातें निकल के सामने आई। जो पहली बात थी वो ये थी, इट वॉज शोड दैट a few elements are present in many different substance। अब इस बात का क्या मतलब है जी,
जब हमने क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस को स्टडी किया, बहुत सारे प्योर सब्सटेंस लिए, वन बाय वन सबका हमने मुताला किया, डिस्कस किया, तो एक बात जो निकल के आई थी वो ये थी कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे, फ्यू एलिमेंट ऐसे थे जो बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंस में पाए जा रहे थे। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो किस में है, वाटर में भी मौजूद है। हमारे पास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी मौजूद है। हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में भी मौजूद है। हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज में भी मौजूद है। ठीक है, इस बात को जरा समझना कि जब हमने प्योर सब्सटेंस को लिया, क्वांटिटेटिवली स्टडी उनकी की, तो हमें जो पहली बात निकल के सामने आई वो ये थी कि बहुत सारे फ्यू एलिमेंट ऐसे थे जो बहुत सारे मुख्तलिफ सब्सटेंस में पाए जा रहे थे। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन इस सब्सटेंस में भी है, ऑक्सीजन इस सब्सटेंस में भी है, ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड में भी है, ऑक्सीजन ग्लूकोज में भी है। अ फ्यू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मैनी अदर डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो ये बात एक निकल के आई। दूसरी बात जो निकल के आई थी वो ये थी कि इट वाज आल्सो studied that how elements are combined to form a compound। मतलब एलिमेंट किस तरह मिलके कंपाउंड बनाते हैं, एंड हाउ कंपाउंड्स are broken down into their constituents। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स किनको कहते हैं, एलिमेंट्स को। मीन जिन एलिमेंट से कंपाउंड मिलके बना होता है वो उन एलिमेंट्स में दोबारा कैसे टूटता है। मतलब ये भी बात देखी गई कि कम एलिमेंट जो हैं वो किस तरह कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। फिर ये भी बात देखी गई किस तरह कंपाउंड टूट के अपने एलिमेंट्स में वापस जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने ये देखना है कि वाटर कैसे बना, हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ये 1/2 लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, H2O। ठीक है जी, ये हाफ का मतलब है ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो मैंने हाफ मीन 1 एटम लिया। तो किस तरह वाटर बना, फिर हम देखेंगे कि ये जो वाटर है ये किस तरह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन जिन एटम से मिलकर ये बना, जिन एलिमेंट से ये मिलकर बना, ये किस तरह उन एलिमेंट्स में दोबारा टूटा। तो ये दोबारा से क्या बना देगा, इस तरह ऑक्सीजन बना देगा। तो ये भी देखा गया कि किस तरह एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं और किस तरह कंपाउंड्स टूट के अपने मुतल्लका एलिमेंट में जाते हैं, मीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जाते हैं। तो ये बातें की गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे जॉन डोल्टन, ठीक है, जो 18वीं सदी के शुरू में आए थे। ये तो थी ये सारी बातें थी 17th सेंचुरीज की। ठीक है जी, अब 18th सेंचुरी के शुरू में, 18th सेंचुरी के शुरू में हमारे पास एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे। ठीक है जी, वो है जॉन डोल्टन, एन इंग्लिश स्कूल टीचर। ठीक है जी, जॉन डोल्टन, जॉन डोल्टन। अब जॉन डोल्टन जो थे उनकी डेट ऑफ बर्थ कह लें या उनका दौरानिया कह लें या इतना ही था, मतलब इस टाइम पे आए थे, 18वीं सदी के इस टाइम पे आए थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया जी, 2 चीज़ों को, 2 लॉज को। हमारे पास जो पहला लॉ था, इनका जो हमारे पास पहला लॉ था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कह लो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह लो। अब जो दूसरा जो था वो हमारे पास क्या था जी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये 2 लॉज दिए थे।
अब ये लाज हमें क्या कहते हैं, बुक पे तो जस्ट लिखा हुआ है कि एक इंग्लिश स्कूल टीचर है जॉन डॉल्टन, इसने 2 लॉ दिए थे। अभी इन लाज का मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब क्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, या मैटर हम इसे कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed, but यहां आप सिंपली ये कह लो क्योंकि हम ये रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, nor be destroyed during a chemical reaction, during a chemical reaction मीन इसका मतलब क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर जो है ना ये तोड़ा जा सकता है ना ये बनाया जा सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमने वाटर बनाना है, ठीक है, तो वाटर जो है हमारे पास ये 4 ग्राम है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये 32 ग्राम है। जब हमने इस मैटर को बनाना है मीन कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएंगे, जो अंडरस्टूड बात है 36 ग्राम होंगे। मीन 4 ग्राम वाटर के और 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन के, मीन टोटल बनेगा। तो मैटर को ना बनाया ना तोड़ा, लेकिन इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इसी बात को हमारे पास एक लैंडोट एक साइंटिस्ट था, जो कि आपकी बुक में इसका जिक्र नहीं है। लैंडोट एक ऐसा साइंटिस्ट था, उसने जॉन डॉल्टन की इस बात को प्रूव किया था। उसके पास ना एक ऐसा अपरेटस था, इस तरह का एक उसके पास अपरेटस था। उसमें ना उसने क्या किया जी, इसमें इसने एक साइड पे लिया जी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लिया, और दूसरी साइड पे लिया HCl। फिर जब इसने इसका रिएक्शन करवाया तो जो प्रोडक्ट बनी थी ना उसकी भी जो मिकदार थी वो सेम थी। मिसाल के तौर पे AgNO3 जो है उसने रिएक्ट करवाया किसके साथ जी, HCl के साथ। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये जो Ag है ये Cl के साथ मिल गया, क्योंकि आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हमेशा जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव के साथ मिलता है। तो AgCl बना, और साथ क्या बना, नाइट्रिक एसिड HNO3 ये बना। तो जब उसने दोबारा से जो वॉल्यूम लिया था देखा तो वो उतना ही था जितना पहले था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का मतलब ये है कि ना ही हम मैटर को बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जैसे आप देखेंगे वाटर में हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये भी गैस है, उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये भी गैस है, ठीक है जी। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये एक लिक्विड है। तो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू एन अदर फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। जस्ट आपने इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, डीपली नहीं जाना जितना मैं जा रहा हूँ। आपने बस इसे अच्छे तरीके से देख लेना है कि एक्चुअल में बातें हो क्या रही हैं, ठीक है। मैं एंड पे बताऊंगा कि कौन कौन से इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है जी। लॉ ऑफ डेफिनेशन प्रोपोर्शंस का मतलब है कि हमारे पास जितने भी प्योर सब्सटेंस हैं always contain fixed composition of combining elements। मतलब जितने भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस है ना उनमें हमेशा कंबाइनिंग एलिमेंट्स की फिक्स कंपोजिशन होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है वाटर, प्योर है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ वाटर का आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, तो ये प्योर है। तो इसमें जो फिक्स कंपोजिशन है ना एलिमेंट की वो 2/1 है। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया के किसी भी कोने में चले जो उसकी फिक्स कंपोजिशन 1/2 ही होगी। इसी तरह हमारे पास जो ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसकी जो फिक्स कंपोजिशन होगी जैसे आप एम्पिरिकल फार्मूला में लिखते हो 1/2/1 ही होगी। मीन इसकी फिक्स कंपोजिशन यही होगी। तो वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस हमें यही कहता है
कि जो भी आप प्योर सब्सटेंस लोगे उसमें जो एलिमेंट होंगे उनकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स होगी, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं। ठीक है जी। तो ये दो लॉज जो थे ये डाल्टन ने हमें इंट्रोड्यूस करवाए थे, और इनमें से एक लॉ जो था डाल्टन का वो प्रूव किया था लैंडोर्ट ने इस अपरेटस के साथ। ठीक है, इसे बस आपने जस्ट लॉज ही देखने हैं, इतना डीपली जो है मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ ताकि ये अंदर की बातें आपको समझ आए, कॉन्सेप्ट आपको मिले, और आगे जो है कहीं पे भी बुक में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस लिखा हो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर लिखा हो, आप फौरन से समझ लो कि ये बातें हो कहाँ पे रही हैं। इसलिए इन बातों को अच्छे से नोट करना, समझना। आगे आपने जब रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़नी है या थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ना है, वहाँ पे ये सारी बातें यूज होनी है, तो इन लॉज को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। उसके बाद ये जो हमारे पास जॉन डाल्टन था, इसकी एक थ्योरी थी, पोस्टुलेट थे, मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी। मतलब डाल्टन थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट थे वो क्या थे? इसने कहा था कि जितना भी हमारे पास मादा है, मैटर है, वो किससे मिलके बना हुआ जी? ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। मतलब जितना भी हमारे पास मादा है, मैटर है, वो एटम से मिलके ही बना है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी यही कही कि दुनिया में हर चीज़ मैटर से मिलके बनी है। तो यही बात किसने कही थी? डाल्टन थ्योरी में कही थी डाल्टन ने कि जितना भी मादा है वो किससे मिलके बना है जी? एटम से मिलके बना है। उसके बाद द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स have similar properties मीन जो एटम सेम एलिमेंट्स के होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। ठीक है, और द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज मीन वो एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कार्बन एक एलिमेंट है, उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो तमाम के तमाम कार्बन के होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक कार्बन का एलिमेंट है। ठीक है जी, इसके अंदर छोटे छोटे कार्बन के एटम्स हैं। अब ये जो तमाम के तमाम एटम हैं वो एक ही एलिमेंट के हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सेम होगी। सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा, मीन सेम प्रॉपर्टीज होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट ले लूँ जो कि मैग्नीशियम का हो या हाइड्रोजन का हो, उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो मैग्नीशियम के ही होंगे और हाइड्रोजन के ही होंगे। अब अगर मैं इन एटम्स को हाइड्रोजन के एटम के साथ रिलेट करूंगा ना, तो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। और एटम्स ऑफ सेम एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये थ्योरी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी आ जाता है पेपर में कि व्हाट इज द मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन थ्योरी। तो आपने ये 3 बातें अच्छे तरीके से लिख देनी है। अब हम आते हैं अपनी मेन डेफिनेशन की तरफ, जो कि है एटम। अब एटम का तो हमने पूरे लेक्चर में जिक्र कर लिया कि एटम जो है वो तमाम मैटर जो है वो एटम से मिलके बने हैं, और इसको प्रूव किसने किया? इसको प्रूव किया जॉन डाल्टन ने। अब इसी की बेस पे जो हमें एटम की थ्योरी मिली या एटम की जो डेफिनेशन मिली, जो कि आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, व्हाट इज एटम्स? व्हाट इज एटम? एटम इज अ smallest particle of an element which may or may not not exist independently.
आप इसकी दो तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एटम विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, या तो आप ऐसे डेफिनेशन कर सकते हैं, या एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास फर्ज कर लें कि एक कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन का एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर छोटे छोटे एटम हैं, किसके? कार्बन के, छोटे छोटे एटम हैं कार्बन के। तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब जो आजादाना रह भी सकता है और आजादाना नहीं भी रह सकता। अब दो जो आजादाना रह सकते हैं वो कौन से हैं? द एटम्स ऑफ नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, मीन नोबल गैसेस के जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस के एटम्स हैं वो ज़्यादा ना रह सकते हैं, ठीक है। मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है जी। और जितने भी हमारे पास दूसरे एटम्स हैं, द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीन क्लोरीन, मतलब जितने भी हैं, मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस के एलिमेंट हैं वो आज़ादाना रह सकते हैं, और जितने भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद दूसरे एलिमेंट्स हैं जो नोबल गैसेस के अलावा हैं वो आज़ादाना नहीं रह सकते। अब ये नोबल गैसेस जो हैं वे ये आज़ादाना क्यों रह सकते हैं? अब मुझे एक बात बताएं कि आप में से अगर कोई बंदा फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो कोई काम ना भी करे तो वो भूखा नहीं मरने वाला, इसी तरह ये बंदे भी फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। मीन इनका ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल कंप्लीट है, इनके आखिरी शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इस वजह से ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, ये अकेले आज़ादाना रह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो ज़्यादाना रह सकती हैं, और जितने भी हमारे पास दूसरे एटम्स हैं वो ज़्यादाना नहीं रह सकते, वो हमेशा बॉन्ड बनाते हैं या तो अपने ही एलिमेंट के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद अभी जो मॉडर्न दौर जा रहा है, तो ये जो मॉडर्न स्टडी है ये हमें क्या बताती है? मॉडर्न स्टडी शोड दैट more than 100 subatomic particles are thought to exist in an atom। मतलब हमारे पास जो मॉडर्न स्टडी आई है ना एटम की, ये हमें बताती है कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो एक एटम के अंदर मौजूद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो कौन कौन से हैं जी? वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, हाइफ्रॉन हैं, बूसॉन है, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन है, मीसॉन है, न्यूट्रिनो है, इसी तरह एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो है। लेकिन इन तमाम के तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल में से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल का मतलब है बुनियादी, पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, मतलब बहुत सारे हैं, मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, एक एटम के अंदर। लेकिन हमारे पास जो बुनियादी पार्टिकल हैं वो सिर्फ 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमारे पास एक और साइंसदान आया था, जे बर्जीलियस, ठीक है जी। जे बर्जीलियस ने अब हमें क्या कहा, कोई बात नहीं, लेक्चर लेंथ ही हो रहा है लेकिन आप डिटेल से तो पढ़ रहे हो ना, एक मरतबा ही लेक्चर लेना पड़ना है, बजाय इसके कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर लो, आपको एक ही लेक्चर लेना पड़ना है। तो हमारे पास क्या है जी,
जे बर्जीलियस, जे मतलब जेकॉब बर्जीलियस। अब ये हमारे पास आए थे 1779 से लेके 1848 के दरमियान। ये हमारे पास एक स्वेडिश केमिस्ट थे, ठीक है जी। जे बर्जीलियस इज अ स्वेडिश, कंट्री है जी, स्वेडिश के रहने वाले एक केमिस्ट थे। इन्होंने दो बातें बताई थी। ही इंट्रोड्यूस या ही डिटरमन द एटॉमिक मासेस ऑफ मैनी एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया था यदि, मतलब जब पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम हो रहा था ना, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस को डिस्कवर किया था। और बाद में जब उन्हीं मासेस को हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मुख्तलिफ साइंसदानों ने, तो वो जो एटॉमिक मासेस जो हमें बर्जीलियस ने दिए थे वो बिल्कुल मैच कर रहे थे एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक इनका काम ये था। दूसरा इन्होंने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने ना एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, मतलब ऐसा मेथड जिस मेथड के जरिए हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स को नेमिंग देते थे। जैसे आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, कि ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ एक ही लेटर पे मुश्तमिल होगा। जैसे हाइड्रोजन है, अगर हमने किसी एलिमेंट को एक ही लेटर से शो करना है तो वो लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा। अगर ऐसा एलिमेंट जिसको हमने दो लेटर से शो करना है, जैसे कैल्शियम है, ठीक है, या मैग्नीशियम है, जिसको हमने दो लेटर से शो करना है, तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा हमेशा स्मॉल होगा। तो ये वाला मेथड जो है ये किसने हमें शो करवाया था, ये बर्जीलियस थे, ठीक है, जो स्वेडिश केमिस्ट थे। अभी तक जो पढ़ा, हमने पढ़ा कि हिस्ट्री ऑफ एटम क्या है, ग्रीक फिलोसफर की थ्योरी क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने हमें जो दो लॉज दिए थे वो क्या हैं। फिर हमने देखा कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स की डेफिनेशन क्या है, कौन से इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, कौन से नहीं रह सकते। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो जेकॉब बर्जीलियस है, इन्होंने कौन से दो मेथड किए। अब हमारे पास जो पहला सवाल बनता है वो है थ्योरी ऑफ ग्रीक फिलोसफर। दूसरा जो है हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो है कि हमारे पास 17वीं सेंचुरी में कौन कौन से काम हुए थे। उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो ये है कि जॉन डाल्टन की थ्योरी क्या है, जॉन डाल्टन के जो दो लॉ हैं वो क्या हैं। उसके बाद हमारे पास एटम की डेफिनेशन क्या है, उसमें एक मॉडर्न रिसर्च हमें क्या बताती है, कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और हमारे पास जो बर्जीलियस वर्क है ये भी है हमारे पास। तो इस हमारे लेक्चर में कोई 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि है एविडेंस ऑफ एटम। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या टॉपिक या पॉइंट की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आई विल आंसर यू व्हेन आई एम फ्री। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।